In yesterday's paper, there was a question: disease found or seen only in particular area. What we call such a disease? So particular area के लिए हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंडेमिक स्पीशीज बोल के वर्ड आता है. स्पीशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया. और एक होता है वर्ड एपिडेमिक. एंडेमिक से अगर ज्यादा स्प्रेड हुआ है डिसीज, एंडेमिक मतलब एंडेमिक बोलेंगे. हर डिसीज पहले एंडेमिक होती है, फिर एपिडेमिक बनती है और फिर पैंडेमिक बन जाती है. पूरा ग्लोबली अगर स्प्रेड हो गया तो पैंडेमिक बोलेंगे. So now students, we are going to continue the remaining part of body fluid and circulation. We are going to discuss disorders part. Disorders पढ़ने वाले हैं हम. Disorders क्या हैं? Disorders of the circulatory system है ना. Disorder से क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा. देखिए, वन क्वेश्चन: digestion, body fluid, breathing, excretion, locomotion. Continue. The disorders of the circulatory system, the number one is BP. Disorders of the circulatory system, number one BP पढ़ रहे हैं हम. Blood pressure. What is mean by blood pressure? Whether blood pressure is the lateral pressure or the longitudinal pressure. क्या है प्रेशर ये? Suppose this is the blood vessel. तो ये ब्लड प्रेशर कैसा है? लैटरल प्रेशर होता है या लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर होता है? लैटरल प्रेशर. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? The pressure exerted by the blood on the lateral walls of the blood vessel. Pressure exerted by the blood, लिख लीजिए, pressure exerted by the blood on the lateral walls, on the lateral walls of blood vessel, on the lateral walls of blood vessels. We call this pressure as blood pressure. On the lateral walls. Everybody is having BP है ना, सबको BP होता है. ऐसा नहीं कि BP जिसको है वो डिसीज वाला पर्सन है. Everyone is having BP. किसी का BP जीरो तो नहीं हो सकता ना. लो BP is also dangerous, high BP is also dangerous. तो सबको एक BP होता है. क्या होना चाहिए BP? और BP कैसे मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? Measured from brachial artery. Brachial artery of upper left arm. ब्रैकियल आर्टरी याद रहे, ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करते हैं हम बीपी. अब आप पूछेंगे सर लेग से बीपी मेजर कर सकते हैं क्या? यस, कौन से भी आर्टरी से मेजर कर लो बीपी, लेकिन डॉक्टर के पास जाके जो है लेग से ऐसा डॉक्टर के टेबल पे लेग उठा के रखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा. इसलिए जो है कन्वीनियंट है फोर लिम्ब से ही बीपी मेजर करना है, हाथ से ही मेजर करना है. ठीक है. अब राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग आपको लेफ्ट आर्म से मिलेगी. ठीक है. हमारा तो टारगेट था हार्ट में कितना प्रेशर है मेजर करना, लेकिन वो मैं मेजर नहीं कर सकता, जरा मुश्किल है. थोड़ा सा हार्ट के करीब में मेजर कर लेंगे. सो आवर टारगेट इज टू measure how much blood pressure when ventricle is pumping the blood. तो हार्ट से मेजर करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन हार्ट के पास तो मेजर नहीं कर सकते हम ब्लड प्रेशर. इसलिए क्या करते हैं? लेफ्ट आर्म, क्योंकि लेफ्ट आर्म इज क्लोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. करेक्ट.
और राइट वेंट्रिकल से भी जो है पल्मोनरी आर्टरी आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से हम बीपी मेजर करते हैं क्या? नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, है बीपी उसमें, ऐसा मत समझो कि पल्मोनरी आर्टरी में बीपी नहीं है। ओके, एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा हाउ मच बीपी नॉर्मल, व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, जरा सा उससे ज्यादा भी जानना चाहिए। हर जगह बीपी होती है, पल्मोनरी वेन में भी बीपी है, पल्मोनरी आर्टरी में भी बीपी है, एओर्टा में भी बीपी है। वेयर इज हाईएस्ट रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर? एओर्टा, because it is the direct branch from the left ventricle. So left ventricle is having very thick wall and blood is forcefully ejected out from the left ventricle. So their aorta is recording highest blood pressure. ठीक है, तो बीपी कहां से मेजर करेंगे हम? ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करेंगे। ठीक है, और बीपी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर है, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर होता है बीपी। तो डॉक्टर यहां पे दो टाइप के रीडिंग्स लेते हैं बाय यूजिंग दिस स्फिग्मो मैनोमीटर। डॉक्टर टेक टू रीडिंग्स, एक रीडिंग होगी व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और आर्टरी से क्यों मेजर करना ब्लड प्रेशर? क्योंकि रेस वहां से शुरू हुई है, एओर्टा से। रेस, ब्लड दौड़ने की जो रेस है, एओर्टा से स्टार्ट हुई है। तो आर्टरीज में प्रेशर बहुत ठीक ठाक रहेगा। आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से विन्यूल, विन्यूल से वेन्स, वेन से वेना कावा, आते आते प्रेशर कम हो जाता। ठीक है, तो दो प्रेशर मेजर करेंगे हम यहाँ पे। बीपी इज इक्वल टू एस बीपी बाई डीबीपी करते हैं। व्हाट इज एस बीपी? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एस बीपी का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल पर्सन का जब बीपी मेजर करते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mmHg is the unit to measure how much BP, मर्क्यूरी लेवल कितना ट्रैवल हो रहा है इनसाइड द स्फिग्मोमैनोमीटर। जैसे थर्मामीटर में मर्क्यूरी होती है, स्फिग्मोमैनोमीटर में मर्क्यूरी होती है। तो वहां पे देखते हैं हम, ये 120/80 आना चाहिए, मतलब सिस्टोलिक बीपी 120 रहना चाहिए, डायस्टोलिक बीपी 80 रहना चाहिए। ठीक है। और एक बात, एग्जाम में जो है स्टेटमेंट अलग अलग बना के आपको बोलेगा, क्या 130/80 हाई ब्लड प्रेशर है क्या? क्या 140/80 हाई ब्लड प्रेशर है क्या? क्या 120/90 ब्लड प्रेशर हाई है क्या? नहीं है। दोनों रीडिंग बढ़ना चाहिए, दोनों रीडिंग चेंज होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों को लगेगा सर नॉर्मल तो 120/80 है, अब एग्जामिनर क्या करा, 140/80 दिया। 140/80 क्या ये हाई ब्लड प्रेशर है बोल के पूछेगा, तो कई बच्चे बोलेंगे ये 120 से तो ज्यादा है। ऐसा नहीं लेना है, दोनों रीडिंग चेंज होना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चेंज होना है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये एक्यूरेट 120/80 एक्यूरेट आने के चांसेस तो थोड़े से कम है पॉपुलेशन में। ओके, 100 लोगों में अगर हम मेजर करेंगे तो बीपी 120/80 थोड़े लोगों का आ सकता है एक्यूरेट, लेकिन किसी का 122 आएगा, किसी का 125 आएगा, किसी का 78 आएगा डिनोमिनेटर, किसी का 82 आएगा, किसी का 85 आएगा, किसी का 90 आएगा। हाउ वी आर डिसाइडिंग?
Okay, this is the normal range of blood pressure. Normal BP 120/80. And difference between systolic blood pressure and diastolic blood pressure, we call it pulse pressure. What is pulse pressure? It is the difference between SBP minus DBP. SBP और माइनस DBP करेंगे तो पल्स प्रेशर मिलेगा आपको. तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना है? 40 mmHg है नॉर्मल. नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg है. ठीक है. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रेशियो फॉर SBP इज टू DBP इज टू पल्स प्रेशर. इसका रेशियो बताओ बोल के बोले. समझ गए? तो ये कितना आएगा? 120, ये 80, ये 40. इसका रेशियो में लिखे तो 3:2:1 आता है. 3:2:1. अब डॉक्टर क्या है ना, जस्ट ऐसा बीपी निकालते ही डिक्लेयर नहीं करता पेशेंट को, यू आर हैविंग हाई बीपी गो, यू आर हैविंग लो बीपी गो बोल के ऐसा नहीं बोलेगा उसको. तो पहले वो एसबीपी देखेगा, डीबीपी देखेगा, पल्स प्रेशर देखेगा, रेशियो मैच करके देखेगा. अगर ये रेशियो चेंज हो रही है, थोड़ा मुश्किल है डिक्लेयर करना हाई बीपी है. और बुक में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? बहुत खास लाइन लिखी हुई है, रिपीटेड ब्लड प्रेशर डिटेक्शन. अगर किसी पर्सन में रिपीटेड ब्लड प्रेशर डायग्नोस करते गए और हमेशा 140/90 ही आते गया, तब डिक्लेयर होता है हाई बीपी. अभी ग्राउंड फ्लोर से आप जो है थर्ड फ्लोर तक ऐसे कंटिन्यूअस स्टेयर्स पे भागते चले गए और जाके बीपी एकदम चेक कर लिया आप, तो डेफिनेटली हाई बीपी बताएगा ही. डेफिनेटली हाई बीपी बताएगा. और डॉक्टर के पास जाके थोड़े लोग तो डॉक्टर से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनका भी बीपी हाई आ जाता है. ठीक है, स्ट्रेस में नहीं आना, स्ट्रेस में आने पर बीपी बढ़ सकता है. तो यहां पर क्या है, डिक्लेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? रिपीटेड. इफ रिपीटेड ब्लड प्रेशर is 140/80, 140/90 mmHg. रिपीटेड. रिपीटेड एक बार चेक करके नहीं करना है ऐसे, इसलिए बोल रहा हूं ना मैं, स्ट्रेस में अलग होता है बीपी. जस्ट आप 1 आवर के बाद अपना बीपी चेक करेंगे, फिर 1 आवर के बाद चेक करेंगे तो चेंज हो जाते हैं वैल्यूज. तो इसलिए बुक में क्या लिखा है वर्ड, इफ रिपीटेड ब्लड प्रेशर इज 140/90 mmHg, वी कॉल इट हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोलते हैं. और ये थोड़ा सा क्या है, साइलेंट किलर है ये. साइलेंट किलर. ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन आते ही जो है इमीडिएट उसके रिजल्ट आ जाएंगे 1 और 2 डेज में, ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम टू डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स. हाई बीपी फॉर लॉन्ग, हाई बीपी for long period of time, for long period of time damage vital organs. vital organs, धीरे धीरे vital organ डैमेज होना शुरू होता है, स्पेशली ब्रेन और किडनी जल्दी से अफेक्ट हो जाएंगे. ब्रेन और किडनी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट रहेगा इसका, हाई ब्लड प्रेशर का. साइलेंट किलर है. इट में हाई बीपी पेशेंट विल सर्वाइव 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, कुछ भी हो सकता है. लेकिन लॉन्ग रन में हाई बीपी के जो रिजल्ट होते हैं वो है ब्रेन हैमरेज, किडनी फेल्यूर. लास्ट लास्ट में 30-40 ईयर से बीपी है, हाई बीपी है, तो ऐसे डैमेज होता. अब लो बीपी क्या होगा?
लो बीपी होगा वो हाइपोटेंशन। अब मैं वैल्यू तो नहीं दूंगा यहां पर। हाइपोटेंशन 120/80 जो है उससे कम होना चाहिए वैल्यू, 80/60, ऐसे कुछ भी हो। 80/60 इज कॉल्ड ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, वो तो गलत है। लो बीपी हाइपोटेंशन है, और इसके जो है स्पॉन्टेनियस रिजल्ट होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, मोर डेंजरस होता है ये। सबसे पहले क्या है ना, अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन लो बीपी होते ही, अनकॉन्शियस होता है। इफ नॉट टेकन मेडिसिन फैटल भी हो सकती है, मतलब मोर डेंजरस है ये, अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन। ये हो गया बीपी। इतना याद रख के चलिए। फिर सेकेंड टाइप ऑफ डिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, सीएडी, करोनरी आर्टरी डिसीजेस। इट इज आल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या है एथीरोस्क्लेरोसिस में? डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, fibrous tissue in the inner walls of coronary arteries. Coronary arteries, मान लीजिए करोनरी आर्टरी मतलब बहुत छोटे होंगे, हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, ये करोनरी आर्टरी है सपोज। अब ये करोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा हो रहा है। 10 इयर्स में इतना जमा हो गया, और 10 इयर्स में इतना हो गया, और एक 10 इयर्स में, और एक 10 इयर्स में इतना हो गया, बाद में जाके बंद हो गया पूरा। तो अब ब्लड फ्लो कैसे होगा यहां पे? अब ठीक है, ब्लड फ्लो बंद हो गया। अब ब्लड फ्लो बंद हो गया तो ये किसको ब्लड सप्लाई कर रहा था वो भी देखना है। सपोज इट इज सप्लाइंग ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, सपोज नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जिसको भी ये ब्लड दे रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये करोनरी आर्टरी डिसीज है। कोई मेथड है इसको निकालने का? हाँ, एंजियोप्लास्टी करेंगे। एंजियोप्लास्टी करके यहां से कैथेटर, कैथेटर कहां से डालेंगे? कौन से भी आर्टरी से अगर आप निकलेंगे, कौन से भी आर्टरी में जाएंगे तो सीधा हार्ट में पहुंचेंगे। समझ गए? नेशनल हाईवे पकड़ लेना, चले जाना, कौन से तो कौन से स्टेट को पहुंच जाएंगे जरूर। तो सेम ऐसे ही अगर आप लेग में जो आर्टरी है उसके रास्ते से अगर एक ट्यूब भेजेंगे, वहां से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए हार्ट के अंदर जाके जहां पे ये ब्लॉकेज है इसको हटा दीजिए। मुश्किल है जरा, ये एंजियोप्लास्टी होती है। सो दिस इज करोनरी artery disease. And one more term is there, very very confusing one, arteriosclerosis बोल के एक है। ये एथीरोस्क्लेरोसिस था, अभी जो मैं मीनिंग बताया वो एथीरोस्क्लेरोसिस था। अब मैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पूछ रहा हूं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डेनिंग, हार्डेनिंग ऑफ coronary arteries wall, coronary arteries wall। अगर करोनरी आर्टरीज के वॉल हार्ड हो रहे हैं तो वी कॉल दैट प्रोसेस एज arteriosclerosis, हार्डेनिंग ऑफ करोनरी आर्टरीज वॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, कैल्शियम जमा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एथीरोस्क्लेरोसिस।
अब यंग एज में, वेरी वेरी यंग एज में जो है, जो एलास्टिसिटी होती है ब्लड वेजल में, वो एलास्टिसिटी तो 60-70 ईयर्स में नहीं रहेगी, हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो हार्डनिंग को बोलते हैं हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सो मतलब एज के साथ साथ हमारे ब्लड वेजल्स भी एजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। थर्ड वन, पेक्टोरैलिस मतलब चेस्ट मसल्स होते हैं, पेक्टोरैलिस चेस्ट मसल्स। तो ये पेक्टोरैलिस क्या होते हैं? चेस्ट मसल्स होते हैं, इसलिए वर्ड आया है पेक्टोरिस। पेक्टोरैलिस मतलब चेस्ट मसल्स। ओके, तो ये अंजाना पेक्टोरिस है। डोंट कंफ्यूज विथ हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इज डिफरेंट। हार्ट बर्न में भी थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है हार्ट बर्न में। व्हाट इज हार्ट बर्न? बर्निंग सेंसेशन है ये, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट रीजन ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। कई लोग तो जो है चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है बोलते हार्ट अटैक हो रहा है बोल के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। डॉक्टर तो खुश हो जाता है ना, खुश हो जाता होगा। पहले ईसीजी निकाल लो, इनका ब्लड टेस्ट निकाल लो इनकी, राइट, पूरे टेस्ट वेस्ट पूरे करा लेंगे, यू आर गुड। ओके, तो ये क्या है, कंफ्यूज नहीं करना है। एंजाइना पेक्टोरिस इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट बर्न। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या है? पेन है, ये पेन है, ये बर्निंग है। चेस्ट एरिया में बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है तो वो हाइपर एसिडिटी है। एचसीएल स्टमक से बाहर निकल के थोरैक्स में आ गया थोड़ा सा, हाइपर एसिडिटी। सो बिकॉज ऑफ दैट हार्ट बर्न बोल रहा है। ये एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन। फोर्थ वन आ गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? हार्ट अटैक। ये मेडिकल टर्म है, एमआई बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक को बोलते हैं इसको। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? इट इज localized death of cardiac muscle, localized death of cardiac muscle ड्यू टू, क्यों हुई डेथ? ड्यू टू इस्केमिया, ड्यू टू इस्केमिया। अब आप बोलेंगे इस्केमिया क्या है? ये इस्केमिया मतलब इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंचा है टू द मसल्स ऑफ हार्ट तो वी कॉल दैट कंडीशन एज इस्केमिया। मीनिंग पूछ सकता है, देखिए, inadequate supply of oxygenated blood to the muscles of heart, to the muscles of heart is ischemia। इसी को इस्केमिया बोलते हैं। मान लीजिए हार्ट, कंप्लीट हार्ट है और इसमें एक 1 मिलीमीटर एरिया है, सपोज इतना एरिया 1 mm एरिया को जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि कहां तो भी ब्लॉकेज हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा है यहां पर। तो ये मसल जो है ना डेथ हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ हो जाती। ये मसल इतनी डेथ हो गई, बाकी का हार्ट काम कर रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बट दिस मच एरिया इज डाइड, दिस इज हार्ट अटैक। ये 6 हार्ट अटैक।
अब क्या भी करके जो है ये क्लॉट्स निकालना चाहिए, क्लॉट्स को निकालना, कोरोनरी आर्टरी जो बंद हो गए हैं उसको ओपन करना है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये वर्ड बहुत काम का है, इस्केमिया पूछ सकते हैं आपको। इन हार्ट अटैक हार्ट इज वर्किंग, इन हार्ट अटैक हार्ट इज वर्किंग, वर्क कर रहा है, लेकिन पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा पेन है वो, एंजाइना पेक्टोरिस। और यहां पे क्लॉट बस्टर भी यूज करते हैं, क्लॉट बस्टर, स्ट्रिप्टोकाइनेज बोल के एक एंजाइम होता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम, इट डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स। अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट्स वगैरह हैं तो वो डिजॉल्व करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है स्ट्रिप्टोकाइनेज का। इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करते हैं हार्ट अटैक पेशेंट को, और इमीडिएटली जो है स्ट्रिप्टोकाइनेज जाके कहां पे क्लॉट है उसको डिजॉल्व कर देता है। अगर नहीं डिजॉल्व हुआ तो दूसरे ऑप्शन तो हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा या तो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। क्लॉट बस्टर क्लॉट को डिजॉल्व करेगा ये। द नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम इज कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोल के एक आ रहा है, सडन स्टॉप ऑफ हार्ट बीट। रीजन नहीं पूछना, सडन स्टॉप ऑफ हार्ट बीट, यस, रीजन नहीं पूछना, क्योंकि ये नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ इन ओल्ड एज। बहुत ओल्ड एज में सडनली जो है हार्ट बीट बंद हो सकता है, बिल्कुल ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, नो डिसीज, सडनली हार्ट बीट कभी भी बंद हो सकता है टाइम होते ही, तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट, और इसके बाद देखिए हार्ट फेल्योर बोल के एक वर्ड है। हार्ट फेल्योर मींस हार्ट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, हार्ट इज वर्किंग, हार्ट बिल्कुल काम कर रहा है, हार्ट अटैक में हार्ट काम कर रहा है, हार्ट फेल्योर में हार्ट काम कर रहा है, हाँ कार्डियक अरेस्ट में रुक गया है। हार्ट फेल्योर मींस when heart fails to pump, required amount of oxy blood to the body parts, suppose kidney needs 1 liter blood per minute, सपोज किडनी को चाहिए 1 liter ब्लड पर मिनट, तो हार्ट उतना देना ही पड़ेगा ब्लड, उतना डिमांड है उसका। अगर हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो हम वो कंडीशन को बोलेंगे हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट इज अनेबल टू पंप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। ब्लड तो पंप हो रहा है हार्ट से, लेकिन उतना पंप नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली पंप नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? हार्ट फेल्यूर। हेलो सर, हाँ ठीक, ठीक, ओके। तो ये कंडीशन थी हार्ट फेल्योर, ओके। नाउ सेवंथ वन मोर। अच्छा, हार्ट फेल्योर क्यों हुआ? ड्यू टू कंजेशन, ऑफ लंग्स। हार्ट तो ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट फेल्यूर में भी हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन ऑक्सी ब्लड नहीं पंप हो रहा है इफेक्टिवली। सपोज हार्ट इज पंपिंग डीऑक्सी ब्लड, तब भी हार्ट फेल्यूर ही बोलेंगे। ब्लेम किसको करेंगे? हार्ट को ब्लेम करेंगे हमेशा, लेकिन एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल कौन है? लंग्स। लंग्स अगर बराबर काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं करेंगे, देन अल्टीमेटली हार्ट फेल्योर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स।
लंग्स अगर बराबर काम नहीं करेंगे तो हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। वो समझ गए? जैसे पूछे क्यों फेल हो गया, आप बोले तो मेरा दोस्त भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया। तो हार्ट फेल हुआ, क्यों फेल हो गया बोल तो लंग्स भी फेल हो गए। लंग्स अगर ऑक्सीजन बराबर ऑक्सीजनेशन नहीं करे तो हार्ट फेल हो जाता। नेक्स्ट वन है कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली क्या है? ये अगर हद से ज्यादा बड़ा दिल है किसी का तो वो कंडीशन को कार्डियोमेगाली बोलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, कोई भी ठीक नहीं कर सकते ये। जितना रहना चाहिए हार्ट वही साइज का होना चाहिए, उससे ज्यादा साइज है, सो इट इज कॉल्ड कार्डियोमेगाली। बाई बर्थ डिफेक्ट है कार्डियोमेगाली। अब हम जब समरी पढ़ते हैं ना, समरी पूरी पूरी पढ़ने के बाद एक वर्ड समझ में आता है। समरी में एक नया वर्ड है, बीट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। समरी में एक नया वर्ड दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड बीट वॉल्यूम बोल के दिया है। Now after this completion of body fluid and circulation, now we will go to excretion chapter. Excretion chapter. Okay, what is mean by excretion? Removal of nitrogenous waste from the body. Okay, removal of what? Nitrogenous waste. ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कहां से आएंगे? This is called excretion, removal of nitrogenous waste. Nitrogenous waste are produced from the protein. जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन में से जो नाइट्रोजन है उसको यूज कर लिया जाएगा फॉर मेकिंग अमाइनो एसिड्स, और जो एक्सेस नाइट्रोजन है वो अमोनिया बन जाता है, एंड दैट अमोनिया शुड बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अमोनिया इज फॉर्म, प्रोटीन खा लिए हम, प्रोटीन ईटन, उसके बाद बनता है अमोनिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अमोनिया के साथ? अमोनिया रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। अमोनिया रिक्वायर lots of water for its removal. That's why ammonia cannot be removed as it is from all the animals. हम प्रोटीन खाएंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड। और ये अमोनिया को हम क्या करना, ह्यूमंस मैमल्स क्या करना, अमोनिया को कन्वर्ट कर लेना चाहिए हम लोग। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अच्छा, अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट क्यों करें? क्योंकि यूरिया रिमूवल रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट में, सारे वर्टिब्रेट में, इन ऑल वर्टिब्रेट, फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ऑल वर्टिब्रेट इज अमोनिया। इवन ह्यूमन में भी अमोनिया पहले बनता है, बाद में यूरिया कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइजेस्टिव वेस्ट। डिफरेंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं आ रहा है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ रहा है। आपने जो भी प्रोटीन खाया था, वो प्रोटीन जो एक्सेस प्रोटीन थे अमोनिया में कन्वर्ट हो गए थे। अमोनिया टॉक्सिक है, इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट, दैट्स व्हाई अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया। इन इन मैमल्स में हुआ था ये। अब क्यों कन्वर्ट हुआ था मैं बोलूंगा आगे आपको। सो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फर्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ऑल वर्टिब्रेट, अमोनिया। चाहे यूरियोटेलिक हो, यूरिकोटेलिक हो या अमोनोटेलिक हो, फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अमोनिया। अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं, टॉक्सिसिटी ऑर्डर लिखूं मैं,
टॉक्सिसिटी ऑर्डर पूछ सकता है एग्जाम में. अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिया इज मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड. क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द हाईली टॉक्सिक एंड व्हाट इज द लीस्ट टॉक्सिक. हाईली टॉक्सिक कौन सा है? अमोनिया के नीचे लिख देंगे हाईली टॉक्सिक है ये, और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है. लीस्ट टॉक्सिक. और वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हिसाब से बात करूं मैं, some animals remove ammonia directly, some remove urea, some remove uric acid. There are three types of nitrogenous waste product. Some remove ammonia directly, some remove urea, some remove uric acid. तो ये सब किस पे डिपेंड है? वाटर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है. अमोनिया निकालने के लिए आप बहुत ज्यादा वाटर चाहिए यूरिया से कंपेयर करेंगे तो. यूरिया निकालने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए कंपेयर टू यूरिक एसिड. whose removal require very very least amount of water? Uric acid removal require least amount of water. Ammonia require lots of water for its removal. याद रहेगा. टॉक्सिसिटी ऑर्डर भी याद रखेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट भी याद रखेंगे. Now the animals which remove ammonia, the animals which remove ammonia, they are called ammonotelic. Ammonotelic animals, they remove ammonia, इसलिए बोले ना अमोनोटेलिक. ओके. ऐसा क्या है इनके पास? लॉट्स ऑफ वाटर है इनके पास, कोई वाटर का शॉर्टेज नहीं है. एग्जाम्पल फॉर सच अमोनोटेलिक एनिमल्स आर टैडपोल्स ऑफ रॉक, जो फ्रॉक्स के लार्वा हैं, टैडपोल्स ऑफ रॉक. एक्वाटिक इंसेक्ट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, ये सब लोग अमोनोटेलिक हैं. एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल ये. नेक्स्ट आएंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स की तरफ. यूरियोटेलिक एनिमल्स, द एनिमल्स विच रिमूव यूरिया, they remove urea, that's why they are called uriotelic. एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, अडल्ट फ्रॉग, कंफ्यूजिंग वन है, देखिए फ्रॉग के साथ कंफ्यूजन है. टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग बोलेंगे तब अमोनोटेलिक बोलेंगे, लेकिन अडल्ट फ्रॉग बोलेंगे यूरियोटेलिक. देखिए कैसा हुआ. टैडपोल्स कंप्लीटली वाटर में थे, उनको कोई वाटर का शॉर्टेज नहीं था, दैट्स व्हाई दे रिमूव्ड अमोनिया. अडल्ट फ्रॉग थोड़ा सा वाटर से बाहर आ गया. अडल्ट फ्रॉग मैमल्स हैं, मैमल्स पूरे के पूरे मैमल्स यूरियोटेलिक हैं, चाहे कैमल हो या कंगारू रैट हो. कंफ्यूज करेगा एग्जाम में. कैमल्स ड्रिंक्स वेरी वेरी लेस वाटर, दे ग्रो इन डेजर्ट्स, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. मैमल्स हमेशा चाहे डेजर्ट में हो, कहां पर भी, अंटार्कटिका में हो, मैमल्स के पास दूसरा चॉइस नहीं है, यूरिया ही रिमूव करना है. और यूरिया के रिमूवल में क्या चाहिए? मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, नाइदर एक्सेस वाटर नॉर लेस वाटर. और एक है यूरियोटेलिक में मराइन वाटर फिशेस, मराइन फिशेस भी आते हैं, देखिए यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक. एक बार क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन एंड अडल्ट फ्रॉग. ह्यूमन और अडल्ट फ्रॉग में क्या सिमिलैरिटी? दोनों भी यूरियोटेलिक हैं, दोनों यूरियोटेलिक हैं. और यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या हैं? दे रिमूव यूरिक एसिड, दे रिमूव यूरिक एसिड,
एडवांटेज है क्या कुछ तो भी यूरिक एसिड रिमूव करेंगे तो? दे रिमूव यूरिक एसिड, इससे एडवांटेज क्या है मालूम? मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखो फिशेस तो वाटर बचा के नहीं रख लेते, पूरा एक्सक्रीट कर देते हैं, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं, कोई जमा करने की चीज तो नहीं है वाटर उनके लिए। उनके लिए यूरियोटेलिक एनिमल्स, हम जो है ह्यूमंस, थोड़ा सा वाटर जमा करके रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हम भी कंजर्व करते हैं वाटर को। लेकिन यूरिकोटेलिक एनिमल्स तो बहुत ज्यादा वाटर कंजर्व करते हैं। दे डू मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बिकॉज यूरिक एसिड रिमूवल रिक्वायर वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए मोर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और याद रखेंगे प्यूराइन, प्यूराइन से यूरिक एसिड बनता है, मतलब पहले प्रोटीन से अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया से प्यूराइन बनेगा, प्यूराइन से यूरिक एसिड बनेगा। याद रखना प्यूराइन इज आल्सो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। प्यूराइंस क्या होते हैं? एडेनाइन, गवानाइन। नाइट्रोजीनस बेस क्यों बोलते हैं उनको? बिकॉज दे हैव मोर नाइट्रोजन। एग्जाम्पल फॉर यूरिकोटेलिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स ले लो, बर्ड्स ले लो, या नहीं तो आप जो है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, दे आर ऑल यूरिकोटेलिक एनिमल्स। और एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, आउट ऑफ द 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड टेम्परली इन बॉडी? अमोनिया को बिल्कुल बिल्कुल स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली टॉक्सिक है वो। तो अमोनिया एज एंड व्हेन प्रोड्यूस इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट। यूरिया के साथ वैसा नहीं है केस। यूरिया बनता है ह्यूमन बॉडी में, यूरिया को ब्लड में रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर किडनी में जाता है, किडनी में फिल्टर होता है, फिर एक्सपेल हो जाता है। यूरिया थोड़ी देर के लिए बॉडी में स्टोर भी हो जाता है, टेम्पोरली, टेम्पोररी स्टोरेज। लेकिन अमोनिया को स्टोर करके नहीं रख सकते, नोट कर लीजिए। अमोनिया, अमोनिया शुड बी एक्सपेल्ड, should be expelled as and when produced, as and when produced. It cannot be stored, it cannot be stored। हाँ, स्टोर नहीं कर सकते इसको हम, cannot be stored, बिल्कुल स्टोर करके नहीं रख सकते इसको। It should be expelled out। क्योंकि हाईली टॉक्सिक है। रीजन क्या बोलेंगे आप? हाईली टॉक्सिक है। तो फिशेस से जो है ना, अमोनिया हमेशा बाहर जाते ही रहता, अमोनिया इज ऑलवेज गोइंग आउट थ्रू द बॉडी सरफेस, गिल्स, कहां से भी अमोनिया जाते ही रहता, डिफ्यूजन होते ही रहता। समझ रहे हैं? क्योंकि अमोनिया को जो है स्टोर नहीं कर सकते। एज एंड व्हेन प्रोड्यूस इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट बाय व्हाट प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस से, बाय डिफ्यूजन बोल के बोल सकते हैं। बाय डिफ्यूजन इट कैन बी एक्सपेल्ड, इट कैन बी एक्सपेल्ड। तो ये था, देखिए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, 3 categories of animals. Now after this let's write excretory organs, possible excretory organs। different animals में different excretory organs हैं। let's see, for example, अगर मैं प्लैटी हेलमेंथिस की बात करूं, प्लैटी हेलमेंथिस, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं इनको, फ्लैट वर्म्स बोल रहे हैं, या नहीं तो रोटीफर्स,
रोटीफर्स बोल के आ रहे हैं, या नहीं तो सिफेलोकॉर्डेट आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स, जैसे कि एम्फिऑक्सिस आ रहे हैं। इन सभी एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? व्हाट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थेस, रोटीफर एंड सिफेलोकॉर्डेट्स? दे आर डूइंग एक्सक्रीशन ऑफ by means of प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बोलो या नहीं तो फ्लेम सेल्स बोलो, फ्लेम सेल्स भी बोल सकते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस में, रोटीफर्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में, आपको क्या जानना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं? प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये पूरे क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, रोटीफर तो दो इन्वर्टिब्रेट है, सिफेलोकॉर्डेट एक कॉर्डेट है। तो रोटीफर्स क्या होते हैं ना, दीज आर सीडोसिलोमेट एनिमल्स, सीडो सीलोमेट, सीडोसिलोमेट मतलब फाल्स बॉडी कैविटी, समझते हैं? सीडोसिलोमेट, यहां लिख देता हूं, रोटीफर्स क्या है? सीडोसिलोमेट है, फाल्स बॉडी कैविटी बोलते हैं, फाल्स बॉडी कैविटी। एक्चुअली अस्केलमेंथिस, अस्केलमेंथिस बोल के एक फाइलम है, दोज आर आल्सो सीडोसिलोमेट, एंड रोटीफर्स भी सीडोसिलोमेट हैं। एम्फिऑक्सिस बोल के एक एनिमल है सिफेलोकॉर्डेट्स में, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल है या प्रोटोनेफ्रिडिया है। अगर मैं वही बात करूं एनेलिडा की, एनेलिडा की बात करूं, अर्थवॉर्म की बात करूं, एनेलिडा या अर्थवॉर्म बात करूं, तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। व्हाट आर नेफ्रीडिया? These are excretory organs of annelida. What are the excretory organs of human? Kidneys. किडनीज ह्यूमन के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। जो काम हमारे पास किडनीज कर रहे हैं वही काम अर्थवर्म के पास नेफ्रिडिया कर रहे हैं। दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट ऑर्गन्स, किडनीज एंड नेफ्रिडिया, दे आर स्ट्रक्चरली और डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। सच ऑर्गन्स आर एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि स्ट्रक्चर में किडनी और नेफ्रिडिया अलग होता है लेकिन काम तो सेम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? आस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, आस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस मेंटेन करना बॉडी में, सलूट बैलेंस भी मेंटेन करना। अनेलिडा हो गया। अगर वही आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं कुछ स्पेशल आर्थ्रोपोडा, सम आर्थ्रोपोडा, सम आर्थ्रोपोडा लाइक क्रस्टेशियंस, लाइक क्रस्टेशियंस, किसको बोलते हैं क्रस्टेशियंस? क्रैब को बोलते हैं, प्राउन को बोलते हैं, क्रैब और प्राउन को बोलते हैं। डू एक्सक्रीशन बाय ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड का और एक नाम बोलो, एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? एक तो प्रोटोनेफ्रिडिया याद रखेंगे, फ्लेम सेल, नेफ्रिडिया याद रखेंगे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड। इन सभी का फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। एक्सक्रीशन के लिए मैं दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता हूं? ऑस्मो रेगुलेशन। जरा ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग बताओ। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बता दीजिए।
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट, वाटर तो मेंटेन करना ही है और साथ ही साथ सल्यूट बैलेंस भी मेंटेन करना है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट बैलेंस, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एनालॉगस का मतलब लिखिए आप सब लोग, व्हाट इज एनालॉगस? एनालॉगस ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सिमिलर, फंक्शन में सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड किडनीज ऑफ ह्यूमन, क्या है ये? एनालॉगस है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर में लेकिन काम तो सेम कर रहे हैं। या नेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल भी लिख सकते हैं, व्हाई ओनली किडनीज? फ्लेम सेल भी लिखो या मालफीजियन ट्यूब्यूल लिखो, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर में लेकिन काम वही कर रहे हैं, एक्सक्रीशन। ओके, और कोई डाउट है क्या आपके इन यस्टरडेज? कोई प्रॉब्लम? हाँ, ब्राकियल आर्टरी किसको बोलेंगे? आर्टरी प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट आर्म। बीपी यहां से क्यों मेजर करते हैं डॉक्टर? लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट आर्म से ही क्यों मेजर करते हैं? यहां पर एक आर्टरी है, ब्राकियल आर्टरी। पल्स रेट, पल्स रेट कहां से लेते हैं हम? पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, और पल्स कहां से निकालते हैं हम? फ्रॉम रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट, रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट। यहां पर देखिए, यहां पे है ना, यहां पे रखेंगे तो आपको पल्स फील होगा, ठीक है? बहुत ही फोर्स के साथ ब्लड फ्लो हो रहा है यहां, वही वेन में नहीं हो रहा, वैसे आर्टरी में है। पल्स रेट फ्रॉम रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट। पल्स कहां से भी मेजर कर सकते हैं आप, कौन सी भी आर्टरी में, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट आर्टरी कौन सी है? रेडियल आर्टरी। यहां पे कैरोटिड आर्टरी है नेक में, इधर इधर ट्रैकिया के पास दोनों तरफ, यहां पे कैरोटिड आर्टरी है, ज्यादा दूर से मत दबाओ, कैरोटिड आर्टरी है। तो वहां पे भी आपको फील हो रहा है, दोनों तरफ यहां पर फीलिंग हो रहा है कि पल्स है उधर, लेकिन यहां से पल्स रेट मेजर करे तो अच्छा है, यहां से करे तो मेजर, यहां से मेजर करे तो पेशेंट डर के क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना? तो बेस्ट यहां से है। इधर भी है, टेम्पोरल आर्टरी है, बहुत पॉइंट्स हैं जहां से हम पल्स रेट लेते हैं, लेकिन कन्वीनियंट कौन सा है? रेडियल आर्टरी। आदत हो गई ना इधर से, कन्वीनियंट आर्टरी है। ओके, CAD, स्टैटिन, हाँ स्टैटिन आप माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ रहे होंगे। स्टैटिन जो है, स्टैटिन के ताल्लुक से मैं आपको दो बातें बताता हूँ। स्टैटिन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये एक पढ़े थे। और खास बात थी, स्टैटिन एक्ट एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पे माइक्रोब में जाके देखना, स्टैटिन एक्ट एज कॉम्पिटेटिव आ गया है उसका टाइम, क्वेश्चन नहीं पूछा अब तक। स्टैटिन एक्ट एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम, मतलब जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देता है स्टैटिन। ऑटोमेटिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। माइक्रोब में पढ़ते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो टुमारो जो है कंटिन्यू करेंगे हम रिमेनिंग। थैंक यू।